हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका बॉस फ्रॉम लर्नर्स वर्ल्ड एकेडमी। बच्चों, अभी मैं यूट्यूब चैनल पे कमेंट देख रहा था बच्चों के कि कुछ बच्चे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मॉस फ्रॉम लर्नर्स वर्ल्ड एकेडमी। बच्चों, रात के 12 बज रहे हैं और कल फिजिक्स का पेपर है और मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज पूरी रात पढ़ने वाले हैं। और कुछ कमेंट्स मुझे मिले, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर डेरिवेशन तो आपने बहुत सारे करा दिए हैं, लेकिन कुछ थ्योरी वाली चीज़ें हो जाएं जिससे हमें पता लग जाए कि हर चैप्टर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम याद करके चले जाएं और उससे हमारे कुछ नंबर और इम्प्रूव हो जाएं और नंबर हमारे आसानी से आ सके। याद करने वाली चीज़ है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। लास्ट मोमेंट पर इवन डेरिवेशन करते हुए भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा होता और प्रॉब्लम होने लगती है। और ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ, बहुत से बच्चे इस वक्त फेस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि इस चैप्टर नंबर 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से थ्योरी की चीज़ क्या पूछ सकता है। तो चलो बच्चों, फटाफट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में अगर तुम ध्यान से देखो तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने है वो है चार्जेस। हमें पता है हमारे पास जो चार्जेस हैं बेसिकली वो कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो चार्ज से रिलेट करता हुआ क्या सवाल पूछ सकता है? थ्योरी वाले प्योर थ्योरी रखेंगे, नो डेरिवेशन, नो न्यूमेरिकल, नो कॉन्सेप्चुअल सवाल। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्योर थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चार्जेस के बारे में हमें बस दो बातें याद करके आनी है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड दूसरा इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में सर हम क्या लिखेंगे? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बस तुम्हें इसी इक्वेशन को शब्दों में लिख देना है, विच इज क्यू इक्वल्स एन ई। क्यू हमारे पास यहाँ चार्ज है, एन हमारे पास एक इंटीजर है विच इज 1 2 3 4 5 6, इट कैन बी एनी नंबर। और ई हमारे पास बेसिक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलैम। तो ध्यान से सुनो, तुम्हें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में लिख करके आना है। सवाल आएगा चार्ज की प्रॉपर्टीज लिख दो, या व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका स्टेटमेंट लिख दो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बस तुम्हें लिख कर आना है कि कोई भी चार्ज जो होता है, कोई भी चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक चार्ज का। इंटीग्रल मल्टीपल होता है बच्चों कौन से चार्ज का? बेसिक चार्ज का, विच इज ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये अगर आ गया तो ये एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। दूसरी चीज सर यहाँ पे क्या पूछ सकता है? यहाँ पे पूछ सकता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बता दो सर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ से ये एक नंबर में मिल सकता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आपको लिख कर आना है कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। फिर सुन लो, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है, तो यहाँ से एक नंबर बन सकता है। बस चार्जेस में थ्योरी में इतना ही करना है, आगे चलते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक था कि हम एक चार्ज बॉडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें 3 मेथड थे, ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है, एक रात पहले छोड़ दो, नहीं करने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कूलाम्स लॉ। क्या आता है बच्चों? कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, सर इस कूलाम्स लॉ से क्या करें? तो कूलाम्स लॉ के अंदर सबसे पहले तो तुम्हें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज हमारे पास कितना है बच्चों? Q2 है, और इनके बीच में दूरी कितनी है? R। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए विच इज के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सर ठीक है, ये तो हमें याद ही है पहले से, के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ से क्या थ्योरेटिकल सवाल पूछ सकता है? तो समझो, इसके बारे में कुछ बातें याद रखनी है। ये फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पर डिपेंड करता है। तो सर इससे क्या सवाल पूछ लेगा? तो इसमें तुम्हें याद हुआ, अगर मैं यहाँ पर एक मीडियम फिल कर दूँ, यहाँ पर मैं क्या फिल कर दूँ? मीडियम। और उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये डिफाइन करने को पूछ सकता है एक नंबर में। तो सर इसके बारे में क्या लिख कर आएंगे? तो पहले सवाल सुनो क्या होगा, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। तो हमें इसके अंदर लिख के आना है सिंपली, के बराबर होता है हमारे पास एफ ओ बाई, दैट इज एफ एम। कितना होता है? 4/φ, एफ ओ बाई एफ एम, एफ ओ बाई एफ एम। तो इसी को तुम्हें शब्दों में लिख कर आना है और तुम्हें एक नंबर मिल जाएगा। सर शब्दों में कैसे लिख कर आएंगे? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम। तो क्लास, अगर तुम्हें फॉर्मूला आता है तो रटने की जरूरत नहीं है, बस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख के आ जाना। क्या? फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम। इस इक्वेशन को हम फर्दर ऐसे भी लिख लेते हैं, ओ बाई फम विच इज ई एम बाई ई नॉट ई आर। अगर यहाँ से एक नंबर में आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव परमिटिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव परमिटिविटी।
तो रिलेटिव परमिटिविटी तो के बराबर ही होती है, तो जो डेफिनेशन तुमने ऊपर के की लिखी है वही लिख देना रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ से एक नंबर में पूछ सकता है व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव परमिटिविटी। सो इट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसको ऐसे कर देना इट इज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम। तो यहाँ से के की कुछ यूनिट होगी, नहीं यूनिट लेस हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा सर, ठीक है। और यहाँ से क्या पूछ सकता है, मान लो वो बोल दे कि फो दे रखा है, एक नंबर में न्यूमेरिकल आ सकता है 10 न्यूटन, ठीक है। तो एक कर लो आसान सा है, के दे रखा है 2, FM पूछा है, जब उनके बीच में मीडियम था तो कितना फोर्स लगेगा, तो के होता है हमारे पास 4/फम, सर बिल्कुल होता है। तो यहाँ से के कितना है 2, ओ कितना है 10, फम निकाल लेना FM, तो FM आ जाएगा 5 न्यूटन, कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। तो लगे हाथ तो मैंने एक नंबर का यहाँ न्यूमेरिकल भी बता दिया। चलो बस इसमें इतना ही, थोड़ी सी बातें पता ही है, कंजर्वेटिव फोर्स है और अपना सेंट्रल फोर्स है, चलो सबकी जरूरत नहीं है थ्योरी में, बस इसमें इतना ही कूलम्ब्स लॉ। चलो सर अब आगे चलते हैं। कूलम्ब्स लॉ के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास बहुत ही अच्छा है, ये 10 मिनट के अंदर अंदर मैं पूरा बता दूंगा थ्योरी क्या नहीं है, बहुत ही काम की वीडियो है, देखते रहना, ठीक है। तो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस टाइम तुम यूट्यूब पे जाओगे ना तो तुम्हें मिलेंगे वन शॉट 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी ज़रूरत क्या है। तुम्हारी ज़रूरत यह है पूरी रात पूरे साल पढ़ा नहीं है, अभी छुट्टियों के दिन थे वो भी निकल गए हैं, टेंशन में बैठे हुए हो, थोड़े बहुत डेरिवेशन करें, डर लग रहा है पता नहीं पूरे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कोई थ्योरी वाली चीज़ मिल जाए तो नंबर बूस्ट हो जाए, 10 नंबर 15 नंबर भी बूस्ट होगा तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, तुम्हारी ज़रूरत को समझते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, यहाँ पर एक सेकेंड देख लो, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या पूछ सकता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने को आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने को आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करोगे, हिंदी में सुनो और उसे इंग्लिश बना के लिख देना। कोई भी चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस, कि इसमें कोई दूसरा चार्ज आए, इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, बस बात खत्म। कि यानी कोई भी चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस होता है, कोई भी चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस होता है, उसमें दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, उसमें दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, एंड दिस space is called electric field, and this space is called electric field. So any charge create a region around itself such that any other charge in this region experience a force. कॉपी क्या कहते हैं, पेन को साथ में लेके बैठना, अपने आप लिखते भी जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डिफाइन कर लिया सर, बहुत बढ़िया सर। और बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पूछ सकता है, बहुत काम की बात। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से सुन रहे ना मेरी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स डिवाइड बाई चार्ज क्यू नॉट। तो इसके बारे में देखो क्या क्या बातें पूछेगा, एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, हो सकता है कहीं आ जाए तो न्यूमेरिकल में चिपका देना, किस में चिपका देना, न्यूमेरिकल में लिख लो इस फॉर्मूले को। और उसके बाद बिल्कुल क्लास उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो जिनको थ्योरी से प्रॉब्लम हो रही है, जिन्होंने बिल्कुल बस पूरी रात इसलिए बैठे हुए हैं कि किसी तरह से भी थ्योरी हो जाए हमारी। तो ये न्यूमेरिकल, अब इस न्यूमेरिकल में क्या करना, इसमें न्यूमेरिकल में चिपका देना। दूसरा यहाँ पे पूछेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट, न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। अब देखो यहाँ से सवाल ये आ सकता है कि न्यूटन पर कूलम्ब किसकी यूनिट है, न्यूटन पर कूलम्ब किसकी यूनिट है, ये पूछ लेगा। न्यूटन पर कूलम्ब किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है। ये आ जाएगा क्लास, ध्यान रखना, आ चुका है पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है, बहुत बढ़िया। ये पूछ लेगा, फिर ये पूछेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर है कि वेक्टर है, भाई वेक्टर है, कैसी है, वेक्टर है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स के जैसी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम एज दैट ऑफ फोर्स, जो यूनिट चार्ज पे लगा। सर ये क्या है, हल्का सा बता दो, समझ लो। मान लो एक प्लस चार्ज है और यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे रखा है P, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ ले तो प्लस रख लेना, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, सॉरी जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है सर, ये भी याद रखेंगे। बस इसमें इतना ही करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। अगला चलते हैं, अगला देखो क्लास तो में ये जुड़कर मिल सकता है कहीं पर। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आता है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और उसकी वजह से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। अब देखो ये फॉर्मूला भी याद कर लो, न्यूमेरिकल आ जाए न्यूमेरिकल में चिपका देना, नहीं तो इस पे जो सवाल आएगा वो बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है P पॉइंट पर, तो इसका फॉर्मूला होता है KQ/r²। सर ये K कौन है, EP, ये होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। हाँ सर याद आ गया, लिखा था कॉपी में, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब यहाँ पर इससे रिलेट करता हुआ क्या आएगा, E और R के बीच में ग्राफ आ जाएगा। देखो ये आधा नंबर छोड़कर मत आ जाना, E और R के बीच में, तो E और R देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा।
मैं लगे हाथों सारे ग्राफ भी बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है सर, लिख लिया कॉपी में, बहुत बढ़िया। बस इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना करके जाना है, मतलब थ्योरी। उसके बाद आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो नया टॉपिक, अगला टॉपिक आएगा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या आता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक पूछेगा तुमसे व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ध्यान से सुनो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो क्लास, आज तो यार गर्दन में भी दर्द हो रहा है। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज है और कैसा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस दे रखी है, लेट से 2l दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2l। इस पूरे कॉम्बिनेशन को बच्चों हम बोलते हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है सर, समझ में आ गई बात, इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसको लिख के आ जाओगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। अब देखो, तुम्हें बहुत काम की बात बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब खंगाल लेना, कहीं वीडियो नहीं मिलेगी। इससे रिलेट करते हुए सवाल देख लो, एक एक नंबर दे, आधे आधे नंबर के। यहां पर बताओ नेट चार्ज कितना होगा? जीरो होगा। नेट चार्ज कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब देखो, इससे रिलेट करता हुआ फ्लक्स का सवाल आएगा। पता क्या बोलेगा पेपर में? एक नंबर में, ध्यान सुनना। एक क्यूब है, ठीक है, कोई स्फेयर है, ठीक है, या कोई भी अजीब सी बॉडी है, क्लोज बॉडी, उसमें एक डाइपोल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू डाइपोल रखा हुआ है। तो इन सब पे फ्लक्स कितना होगा? तो देखो, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स होता है 1/ε0 क्यू इनसाइड। इसके अंदर चार्ज कितना है? तो बस सब सुनना मेरी बात को, एक बॉडी होगी क्लोज पेपर में, और उसमें एक डाइपोल रखा होगा अंदर। क्या रखा होगा? डाइपोल। और तुमसे पूछेगा उस बॉडी से फ्लक्स कितना है, उस बॉडी से फ्लक्स कितना है, क्योंकि इनसाइड चार्ज जीरो हो गया, टोटल चार्ज, तो फ्लक्स यहां पे भी जीरो आएगा, यहां पर भी जीरो आएगा, और यहां पर भी फ्लक्स जीरो आएगा। क्लास, बहुत ही काम की बात बता रहा हूं, हो सकता है ये एक नंबर बन जाए। तो डाइपोल की डेफिनेशन हो गई, एक नंबर। उसके बाद एक डाइपोल पे नेट चार्ज क्या होता है? जीरो, एक नंबर। उसके बाद फ्लक्स से रिलेट कर दे अगर इसको, फ्लक्स वर्ड सुन लो ध्यान से, फ्लक्स कॉपी में लिख लिख के याद करते रहो, फ्लक्स। तो फ्लक्स के केस में अगर हो, फ्लक्स पूछ ले और डाइपोल रखा हो अंदर, बॉडी के अंदर क्या रखा हुआ हो? डाइपोल। तो क्योंकि नेट चार्ज जीरो है, तो फ्लक्स भी क्या आना है तुम्हारा? जीरो आना है। सर बहुत बढ़िया, और बातें बताओ इसके बारे में। यहां से एक नंबर का और डिफाइन करवाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। पूछता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी पी वेक्टर। पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो देखो मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को कैसे डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? इस डाइपोल की ताकत, देसी लैंग्वेज में सुनो, इस डाइपोल की ताकत, इस डाइपोल की ताकत को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को Q इंटू 2L। बस सिंपल, चार्ज डिस्टेंस, चार्ज डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। सर इसको डिफाइन कैसे करूंगा अब मैं? तो इसको अपने शब्दों में लिख के आना, याद करने का टाइम ऐसे नहीं है। इसको अपने शब्दों में क्या लिख कर आओगे कि इट इज मल्टीप्लीकेशन, जैसे छोटी क्लास में लिखते थे ना, इट इज मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट, इट इज मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। सर समझ में आ गई बात? और बातें बताओ इसके बारे में, डिफाइन भी कर लिया। अगली बात इसके बारे में पूछेगा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखो सिंपल है, इसकी चार्ज की तो होती है कोलाम, और लेंथ की होती है मीटर, तो ये हो गया कोलाम मीटर। सर ठीक है, बताओ सर ये स्केलर है वेक्टर है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू से किसकी तरफ? प्लस क्यू की तरफ। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर पक्का बच्चों कुछ ना कुछ कल मिल सकता है, एक नंबर में, या दो नंबर भी आ सकते हैं यहां से। चलो अब आगे चलते हैं। आगे सर यहां से इस चैप्टर में क्या पूछ सकता है? थ्योरी या एमसीक्यू, बहुत आसान सा, या बहुत आसान सा कोई न्यूमेरिकल। सुनो, उसके बाद वो नेक्स्ट करवाएगा तुमसे, वो बोलेगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। सर बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और ये प्लस क्यू चार्ज है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 12। ये इसका मिड पॉइंट है, और इसके मिड पॉइंट से यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे रखा है P। तो सर ये कौन सा पॉइंट है? तो बच्चों ये पॉइंट हमारा कहलाता है एक्सियल पॉइंट। क्या कहलाता है हमारा? एक्सियल पॉइंट। ये हमारा कहलाता है एक्सियल पॉइंट, ये हमारा बच्चों कहलाता है एक्सियल पॉइंट। ठीक है, ये P पॉइंट क्या कहलाता है हमारा? एक्सियल पॉइंट। तो सर इसके बारे में क्या आ सकता है? तो सुनो, एक्सियल पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है P, उसका फॉर्मूला 2kp/x3। पहले तो ये याद रखना है, 2kp/x3। बच्चों याद कर लेना, ठीक है, 2kp/x3। सर और क्या आ सकता है? अब सुनो काम की बात, यहां पर जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है, अभी बताया मैंने, उसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू। और यहां पर एक्सियल फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होती है, ये एक्सियल फील्ड की डायरेक्शन है।
सर ये कौन सी फील्ड है, ये वाली फील्ड जो लिखी है, ठीक है। इन दोनों के जरा एरो ध्यान से देखो, सर ये तो सेम डायरेक्शन में है, हाँ, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। एक नंबर का एमसीक्यू सुन लो ध्यान से, एक नंबर में एमसीक्यू, तो बहुत ध्यान से मेरी इस बात को सुन लो बच्चों कि यहां पर एक्सियल पॉइंट के केस में डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर सुन लो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट के बीच में, एक्सियल पॉइंट पर इन दोनों के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। बच्चों कितना होता है, 0 डिग्री, याद रखोगे सर, बहुत बढ़िया। और बताइए सर, तो और सुनो, मान लो हमारे पास फिर एक डाइपोल है, फिर बच्चों हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है सर, एक डाइपोल आ गया। अब डाइपोल के केस में हमने क्या करा क्लास, यहां पर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है सर, ठीक है, यहां हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, इसके मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर हमारे पास है एक पॉइंट पी, हमारे पास है एक पॉइंट बच्चों कितना, पी, सर ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस भी एल होगी, ये डिस्टेंस भी एल होगी। ये जो पी पॉइंट होता है बच्चों हमारा, ये कहलाता है हमारा इक्विटोरल पॉइंट, सर ठीक है, याद हो गया, इक्विटोरल पॉइंट, बहुत बढ़िया। वो एक्सियल था, ये इक्विटोरल, ये एक्सियल था और ये इक्विटोरल, ठीक है सर। इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, ई, इक्विटोरल, और इसकी वैल्यू होती है Kp अपॉन एक्स क्यूब, Kp अपॉन एक्स क्यूब, सर बहुत बढ़िया, हम बिल्कुल याद करेंगे, अभी लिख लिया कॉपी पे हमने। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, सर बहुत बढ़िया, ये भी लिख लिया। तो यहाँ पे सर देख के पता लग रहा है P में और E के बीच में ये दोनों अपोजिट हैं, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी, कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। तो ये काम का सवाल है, याद रखना, एमसीक्यू में एक नंबर में मिल सकता है। कितने नंबर में मिलेगा, एक नंबर में। डाइपोल मूवमेंट, फिर सुन लो, डाइपोल मूवमेंट और इक्वेटोरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होते हैं, सर बहुत बढ़िया। और बहुत ही काम का 99% वाला सुन लो जो कल मिल रहा है, वो ये पूछेगा कि ये वाला जो एक्सियल पॉइंट है और ये वाला जो इक्वेटोरल पॉइंट है, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो क्या होगा। तो ये होता है 2:1, कितना होता है, 2:1, दोनों को डिवाइड कर लेना, कितना होता है, 2:1। देखो बच्चों मैं बता रहा हूं, कल गलती मत कर देना, पहले देख लेना ऊपर एक्सियल हो नीचे इक्वेटोरियल हो, अगर ऊपर नीचे हो जाए, ऊपर इक्वेटोरियल नीचे एक्सियल, तो 1:2 होगा। बच्चों फिर बोल रहा हूँ, देखो गलती नहीं हो मेरी, मैं इतनी रात में 12 बजे तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम पूरी रात जाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो ये खराब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। एक्सियल ऊपर होगा, इक्वेटोरियल नीचे, तो 2:1, और अगर उल्टा होगा तो 1:2 होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये एक एक नंबर के तैयार होते जा रहे हैं। आगे सुनो, अब बस आप अपने चैप्टर के लास्ट में पहुंच गए। एक्सियल हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है गॉस थ्योरम। क्या आता है क्लास, हाईली इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पक्का कुछ ना कुछ मिल सकता है, गॉस थ्योरम। अब डेरिवेशन पार्ट नहीं करना है, लेकिन सुनो गॉस थ्योरम में क्या है। गॉस थ्योरम में क्लास इसका आएगा स्टेटमेंट लिखने को, इस पे जब भी 5 नंबर में सवाल आएगा, ठीक है, डेरिवेशन आएगा, मान लो तुम्हें डेरिवेशन नहीं आता, ठीक है, ये डेरिवेशन आता है तो उसके साथ ये जुड़ कर आएगा, तो अपने नंबर क्यों खोने, ठीक है। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने को आएगा बच्चों। तो क्लास गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, सुनो, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, लास्ट कल पेपर है, कोई खतरनाक बात नहीं, कुछ नहीं, सिंपल, बस इतना लिखेंगे हम लोग। ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है टोटल फ्लक्स, क्या लिखा हुआ है, टोटल फ्लक्स, बस ऐसी कॉपी पे लिख के याद कर लेना, टोटल फ्लक्स। और ये लिखा हुआ है चार्ज एंक्लोज्ड, चार्ज इनसाइड है ना, तो चार्ज एंक्लोज्ड, एंक्लोज्ड। सर कैसे लिखेंगे, एक कोई भी क्लोज सरफेस हो हमारे पास, ये Q1 हो, ये Q2 है और ये Q3 है, तो हम लोग बोलेंगे किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स लिंक होता है, किसी भी क्लोज सरफेस के साथ का जो टोटल फ्लक्स होता है, किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होता है, वो बराबर होता है 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एंक्लोज्ड, ऑफ चार्ज एंक्लोज्ड। तो सर एक लाइन हम बिल्कुल लिख देंगे कि किसी भी बॉडी का जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स लिंक विद द बॉडी, क्लोज बॉडी, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज एंक्लोज्ड, चार्ज एंक्लोज्ड। बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर। सर इसके बारे में और कुछ बताओ, तो सुनो, इसकी एक फॉर्मेट ये भी होती है कि टोटल फ्लक्स को हम ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन E.ds, घबराना मत बिल्कुल भी, E.ds, यहाँ से एक नंबर का एमसीक्यू बता रहा हूँ, क्यू इनसाइड। सर आपने तो सिंपल सी ये लिखवाई थी, हाँ यही लिखनी है तुम्हें, लेकिन यहाँ समझ लेना, ये अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ हो कल, ये एक नंबर में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, मिल जाएगा, पहले भी आया, आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ध्यान से सुन लो बच्चों, किसी भी कीमत पे गलत मत करके आना, ड्यू टू ऑल द चार्जेस, यानी इनसाइड चार्ज भी और आउटसाइड चार्ज भी। लेकिन यहाँ पे क्यू इनसाइड जो होता है, ये सिर्फ होता है ड्यू टू इनसाइड चार्ज, ड्यू टू इनसाइड चार्ज, इनसाइड चार्ज, यानी यहाँ पर सिर्फ कौन कंसीडर होंगे, Q1 कंसीडर होगा और Q2 कंसीडर होगा। जी सर बात समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर लगे हाथों एक बात सुनो छोटी सी, हो सकता है कल तुम्हें डायग्राम बना दिख जाए एक नंबर में, एक अजीब सी ऐसी बॉडी दे रखी होगी, Q1 दे रखा होगा लेट्स से 10 माइक्रोकोलैम, Q2 दे रखा होगा -2 माइक्रोकोलैम,
Q3 दे रखा होगा यहाँ पर कुछ भी, Q4 दे रखा होगा यहाँ पर कुछ भी, पूछेगा बताओ इसके साथ पे फ्लक्स कितना होगा, तो तुम लिखना 1/ε0। सर लिख दूंगा मैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इन दोनों को जोड़ नहीं सकते क्या? प्लस करना नहीं आता तुम्हें? प्लस करना तो आता है ना, या प्लस करना भी भूल गया कल फिजिक्स के पेपर के चक्कर में? नहीं सर याद है, प्लस करना तो आता है हमें। तो 10 में जोड़ लेना, 10 में क्या जोड़ोगे? प्लस -2, तो ये माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 1/ε0, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -6, और इसकी वैल्यू पेपर में लिखी होती है आगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है सर, ये भी नहीं छोड़ कर आना। अब हम आगे चलेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक्सेल पॉइंट भी कर लिया, इक्वेटोरियल पॉइंट भी कर लिया, गॉस थ्योरम के बारे में जो सवाल पूछ सकता था वो भी कर लिया। तो गॉस थ्योरम के बारे में पहली बात उसका स्टेटमेंट, दूसरी बात गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज सरफेस पे लगती है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सबके सभी चार्ज की वजह से होती है, और जो उसमें क्यू होता है वो सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से होता है। सर पूरी बात समझ में आ गई, गॉस थ्योरम का कुछ बचने का ही नहीं है, मिलेगा इसमें से पक्का। ये जो बोला है ना अभी 10 सेकेंड के अंदर, कल को पेपर के बाद जो है ना ये बोल देना कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे, आ गया 10 सेकंड में, हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर बन गए तुम्हारे। अब आगे सुनो, अगला क्लास मान के चलो कल के पेपर में 3 से 4 नंबर बना चुके हम। आगे सुनो, अब आगे क्या बोलेगा क्लास, वो बोलेगा आगे हमारे पास कि हमारे पास गॉस थ्योरम हो गया, अब इसकी एप्लीकेशन आएगी। अब एप्लीकेशन सुनो क्या आएगी, एप्लीकेशन आ गई सर मुझे तो, मैंने तो वो भी नहीं करी है, कोई टेंशन नहीं अगर नहीं करी। सुनो, वो बोलेगा कि इस तरीके से हमारे पास एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, घबराना नहीं। अब इसमें देखो यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, ठीक है ना, जो क्लास 12th कॉन्सेप्ट करके बनी हुई है ना, उसमें सब जो है ब्लैक कलर के थंबनेल लगे हुए हैं मेरे फोटो के साथ, उसमें से इसमें डेरिवेशन कर लेना अगर अभी वीडियो के बाद जब टाइम मिले, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा दे रखा है, चार्ज डेंसिटी और आर दे रखा है, इस पॉइंट पे फील्ड का डेरिवेशन, तो वो आता है 2k लैम्डा बाई आर, यानी 2 इंटू 1/4πε0 लैम्डा बाई आर। तो सर ये डेरिवेशन कर दिया, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करा तुमने, कल मिल सकता है, नहीं भी करा तो प्लेलिस्ट में से कर लेना जाकर अभी, ठीक है। लेकिन सर इसमें से बताओ इसके साथ जुड़कर जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि वो ई और आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करवाएगा, ई और आर के बीच में क्या कराएगा, ग्राफ ड्रॉ। तो ये ई है और ये आर है, डायरेक्टली है इन्वर्सली है, इन्वर्सली है, देखो ये इन्वर्सली, तो इन्वर्सली का ग्राफ बना देना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं सर, बनाई जाऊंगा मैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरी जो उसकी एप्लीकेशन है इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास आती है इन्फिनाइट लॉन्ग शीट की वजह से, तो वो भी वहीं प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरीके से एक इन्फिनाइट लार्ज शीट है, थिन शीट, थिन शीट, फिर सुन लो, इन्फिनाइट लार्ज थिन शीट, इस पर कुछ चार्ज है, इन्फिनाइट लार्ज थिन शीट, इन्फिनाइट लार्ज थिन शीट, ठीक है। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसकी होती है σ/2ε0, सिग्मा होता है चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है सर। तो सर यहाँ पर ये फॉर्मूला याद करके जाना है, इस पर सवाल आ सकता है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला, यहाँ पर जब ये डेरिवेशन आएगा तो इसमें आधे नंबर में फिर ग्राफ जोड़कर आ सकता है ई और आर के बीच में। यहाँ ध्यान से देखो, ये आर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, इस फॉर्मूले में कहीं आर है ही नहीं, तो सीधी लाइन खींच देना, ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। बस बच्चों, गॉस थ्योरम पूरे चैप्टर 1 में इतना ही करना है जहाँ तक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू का सवाल है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे तुम्हारे 2 से 3 नंबर या 4 नंबर तक भी बन सकते हैं, अच्छे से इसको कर लेना है। और मैं अब इस वीडियो को फटाफट अपलोड करता हूँ ताकि तुम्हारे तक पहुँच जाए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।